जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस छोटे से और बहुमूल्य क्लास में। दोस्तों, आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल और कन्वेंशन देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न अनिवार्यतः पूछा जाता है। दोस्तों, चलिए पहले प्रोटोकॉल को देख लेते हैं। पहला प्रोटोकॉल है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहाँ से आपके बहुत सारे एग्जामों में पीवाईक्यू में आपने प्रश्न देखे होंगे, तो इसको देखिए। ये प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। आपसे पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये ओजोन परत की रक्षा को लेकर ये प्रोटोकॉल बना था। ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो दोस्तों इसके तहत ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर रोक लगाई गई। इसे दुनिया का सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है। तो दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने समझ लिया। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में रोक से संबंधित ये हो जाता है। अब ओजोन दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो दोस्तों 16 सितंबर। ये भी बात आप याद रखेंगे। ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है, दोस्तों समताप मंडल में। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में लाजमी है, पूछा जाएगा। अगला प्रोटोकॉल देखिए क्या है आपसे, क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब का है, 1997 का है। अब ये किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य था। किसका, क्योटो प्रोटोकॉल। कभी कभी आपको जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, तो उससे आप मैच कराएंगे। इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो दोस्तों ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC से जुड़ा है। इसने औद्योगिक देशों के लिए जो उत्सर्जन में कटौती है, ठीक है, उस पर कानूनी रूप से अनिवार्य उस पर बनाया है कि आपको क्या करना है, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसको कम करना है, कटौती करनी है। तो आपने क्योटो प्रोटोकॉल देख लिया। अब आप देखिए पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ से भी प्रश्न बना है आपके एग्जाम में। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। इसका उद्देश्य था दोस्तों वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना। क्या करना, वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना। इसका लक्ष्य क्या है, तो दोस्तों इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर, जैसे पहले जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, उसे 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के अधिमान तक इसको बरकरार रखना है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। पेरिस एग्रीमेंट 2015 का है। ये वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करता है, ऐसा एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। अगला देखिए क्या है, रियो कन्वेंशन या पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। बड़ा फ्रिक्वेंटली प्रश्न बनता है आपसे। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। किसका, रियो कन्वेंशन या पृथ्वी सम्मेलन का। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो दोस्तों जो रियो लोकेशन है, ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक आयोजन हुआ था। ठीक है, एक सम्मेलन हुआ था। उसमें 3 बड़े समझौते निकले थे। एक था UNFCCC यानी कि जलवायु से संबंधित, और एक था जो जैव विविधता है उससे रिलेटेड, जिसको हम CBD बोलते हैं, और एक था मरुस्थलीकरण को रोकना। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों समझौते कहाँ से निकल के आए थे, पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ पे हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इसलिए इसको रियो समझौता या रियो कन्वेंशन 1992 के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे प्रश्न बनता है रामसर कन्वेंशन से। आपसे मतलब बड़ा फ्रिक्वेंटली प्रश्न बनता है कि भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा नया रामसर साइट्स बना है। ठीक है, तो 1971 में ये सम्मेलन या ये कन्वेंशन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, जो वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित करना। वेटलैंड्स क्या होते हैं, जैसे आप देखे होंगे जब झील वगैरह होता है तो वहाँ पे छिछला पानी होता है, कीचड़ होता है, कुछ घासें होती हैं, वहाँ पे मेढक, सांप, मछली या फिर पक्षियाँ निवास करती हैं, उसको वेटलैंड्स कहते हैं। ठीक है, ईरान के रामसर शहर में ये हस्ताक्षरित हुआ था, और ये समझौता दुनिया भर के दलदली इलाकों, झीलों और नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को बचाने पर केंद्रित है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन बनता है, तो आप याद रखेंगे। आप लेटेस्ट आंकड़े देख लेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर कन्वेंशन साइट्स हैं या रामसर साइट्स हैं, या भारत में कितने हैं टोटल, आप देख लीजिएगा लेटेस्ट। CBD, जिसको हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, ये 1992 से ही निकल के आया था। अभी हमने देखा रियो जो कन्वेंशन हुआ था 1992 का, उसी का प्रोडक्ट है ये। इसका उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों, इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं। एक तो जैव विविधता का संरक्षण करना, उसके बाद इसके घटकों का सतत उपयोग करना, और आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का निष्पक्ष बंटवारा करना। ठीक है, तो ये है CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है।
कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये 2000 का है प्रोटोकॉल, ठीक है, सन 2000 में आया था निकल के। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये बायोसेफ्टी सुनिश्चित करता है, जैव सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। कौन? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये सीबीडी का एक पूरक समझौता है। यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संशोधित जो जीवित जीव हैं, जिसको हम एलएमओ या फिर जीएमओ कहते हैं, को सुरक्षित हस्तांतरण और उपयोग को नियंत्रित करता है। कौन? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा ना, मॉडिफाइड चाहे सब्जी हो या फिर जीव हो या फिर कोई क्लोन तैयार हो, उससे जुड़ा हुआ है। तो जैव सुरक्षा ये सुनिश्चित करता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रोटोकॉल के ऊपर, जिसका नाम है नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसके बारे में प्रश्न बने तो दोस्तों ये 2010 का प्रोटोकॉल है, नागोया प्रोटोकॉल। ये किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों का साझाकरण, ठीक है। यानी कि जो भी एक्सेस हो वो सबके, वो बेनिफिट सबको में, ठीक है, सभी में बंटना चाहिए, सभी देशों में जो भी पार्टिसिपेटरी हैं। यानी कि आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों का साझाकरण, ठीक है। तो याद रखिएगा ये है नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य। मुख्य बिंदु क्या है? तो दोस्तों इसमें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत ये भी आता है नागोया प्रोटोकॉल। ये सुनिश्चित करता है कि जो पारंपरिक ज्ञान है और आनुवांशिक संसाधनों का जो उपयोग है, उसको उपयोग करने पर स्थानीय समुदायों को उसका उचित लाभ मिले, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 के ऊपर। अब इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों स्टॉकहोम कन्वेंशन का? तो अस्थायी कार्बनिक जो प्रदूषक हैं, यानी कि पर्सिस्टेंट जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, जिसको हम पीओपी कहते हैं, से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। तो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण की रक्षा करना, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में ये निकल के आया था। अब यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो दोस्तों ये डीडीटी, अब डीडीटी एक कीटनाशक दवा आपको पता है, ये खतरनाक रसायन है जो खरपतवार को मारने और छोटे मोटे कीट पतंगों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। तो डीडीटी जैसे खतरनाक रसायनों के उत्पादन और उपयोग को ये प्रतिबंधित करता है या समाप्त करता है, जो पर्यावरण में लंबे समय तक, ठीक है, नष्ट नहीं होते। तो दोस्तों ये फूड चेन के हिस्से में चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ से क्या होता है? फूड चेन में बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। बायो कंसंट्रेशन, बायो एक्यूमुलेशन आपने सुना होगा। तो ये कई प्रक्रियाओं से ये चीज़ें होती हैं जिसमें डीडीटी पार्टिसिपेट करता है फूड चेन में। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो जैसे आपने जब फूड चेन पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो बायोमास का स्तर है, ठीक है, तो प्राइमरी स्तर से सेकेंडरी स्तर में ट्रांसफर होता है जब एनर्जी, तो उसके साथ साथ ये भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो उसी के रोक के लिए है स्टॉकहोम कन्वेंशन, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना, 2001 का है। दोस्तों आज का हमारा इसी में जो 10वां हमारा कन्वेंशन है, देखिए क्वेश्चन इसी के आसपास पूछता है। तो बेसल कन्वेंशन है, ये 1989 का है। इसका उद्देश्य क्या है? खतरनाक कचरे के सीमा पार संचालन पर नियंत्रण, ठीक है। अब देखिए खतरनाक कोई कचरा है, उसका सीमा पार जब संचालन करेंगे उसके ऊपर ये रोक लगाता है बेसल कन्वेंशन, ठीक है, बेसल कन्वेंशन 1989। यह विकसित देशों से विकासशील देशों में जो जहरीले और खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक कचरे अवैध डंपिंग की जाती है उसको रोकता है, बेसल कन्वेंशन 1989। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने या फिर चाइना ने या फिर यूएसए ने जो समुद्र है वहाँ पे कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कचरा ले जाके आइलैंड पे छोड़ना, मतलब इन लोगों को देखा गया है छोड़ते हुए, ठीक है। तो इसको रोकता है ये बेसल कन्वेंशन 1989। तो दोस्तों हमने क्विकली इन सबको देखा। अब हम जल्दी जल्दी से कुछ अन्य महत्वपूर्ण संधियों को देखेंगे, ठीक है। आपने कन्वेंशन तो देख लिया, अब हम अन्य महत्वपूर्ण संधियों को देख लेते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है, तो देखिए वन बाई वन। यहाँ पे देखिए यूएनसीसीडी, ठीक है, ये 1994 में ये मतलब एक प्रकार का संधि है। इसमें मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसको हम बोलते हैं यूएनसीसीडी। 1994 में ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों साइट्स है। साइट्स आपने सुना होगा, ये पूछा जाता है किससे जुड़ा समझौता है। तो दोस्तों ये 1973 का है, ठीक है। और ये वन्य जीवों और वनस्पतियों की जो लुप्त प्रजाएं, जैसे मान लीजिए जो खत्म होने वाली प्रजातियां हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, ठीक है, ये कन्वेंशन है, उसको रोकता है ये साइट्स, ठीक है। ये जानवरों और अवैध शिकार और व्यापार को रोकता है, आपको पता होगा आपसे।
वियना कन्वेंशन है ये 1985 का, ठीक है। अब 1985 में वियना कन्वेंशन में क्या निकल के आया, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक रूपरेखा, जिसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया, उसके पहले हमने वियना कन्वेंशन में ओजोन परत के संरक्षण की रूपरेखा मतलब तैयार कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम रॉटरडैम जो कन्वेंशन है उसके ऊपर बात करते हैं। ये 1998 का है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशक के लिए पूर्व सूचित सहमति यानी प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रक्रिया से ये संबंधित है। कौन? रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 किससे जुड़ा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति, ठीक है, इस प्रक्रिया से ये संबंधित है रॉटरडैम कन्वेंशन, ठीक है। किससे जुड़ा है मैं फिर से बताऊं, 1998 का है और खतरनाक रसायनों से जुड़ा है, ठीक है। कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति से जुड़ा है। उसके बाद है मीन माता कन्वेंशन। तो दोस्तों मीना माता कन्वेंशन एक्चुअली ये 2013 का कन्वेंशन है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारा के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए ये वैश्विक संधि हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सभी महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण कन्वेंशन और संधियां थी उसको हमने देख लिया। अब इन्हीं टॉपिकों से बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू देखेंगे और मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है इन टॉपिक से रिलेटेड, इसको पढ़िए और सॉल्व कीजिए। देखिए ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ है, स्टेट पीसीएस में, सीजीएल में, तीनों में पूछा हुआ है अलग अलग डेट पे। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते थे, मतलब कुछ क्वेश्चन इजी भी रहते थे। तो बताइए किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ओजोन लेयर, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे होंगे। दूसरा प्रश्न है आपसे, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा। अगला है रामसर जो कन्वेंशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो 1971 में हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। अगला प्रश्न, वर्ष 2015 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक पेरिस समझौता का मुख्य लक्ष्य क्या है? दोस्तों ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, यह है पेरिस जो एग्रीमेंट 2015 का इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संशोधित जीवित जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण और उपयोग को विनियमित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया था? दोस्तों राइट आंसर है आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे है, जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी के तहत आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जैव विविधता पर कन्वेंशन के तहत आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित प्रोटोकॉल नागोया प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से, ठीक है। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है, विकसित देशों से विकासशील देशों में खतरनाक और जहरीले कचरे की सीमा पार संचलन को नियंत्रित करने और अवैध डंपिंग को रोकने के लिए कौन सा समझौता किया गया था? तो दोस्तों बेसल कन्वेंशन मैंने आपको बताया था, कब का है आप मुझे कमेंट करके दोबारा से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपसे, जो मीना माता कन्वेंशन है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को किसी हानिकारक तत्व को के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए वैश्विक संधि है। तो दोस्तों ये कौन से तत्व से? तो ये पारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसमें क्या है, डिजर्टिफिकेशन और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 1994 में अपनाया गया एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यूएनसीसीडी,
ठीक है। और इस तरह से हमने टॉप 10 क्वेश्चन देख लिए। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।